हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में ऑनलाइन का हमें मौका मिला, जिससे आप लोगों से हम बिल्कुल लगातार जुड़ पाए। हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट रोज कमेंट से हमारे साथ क्वेश्चंस पे जुड़े रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं तो उस पर रेस्पॉन्स दिखाते हैं बहुत अच्छे से, जो भी। वैसे बड़ा मुश्किल काम है, सीरियसली। मतलब आप लोग इस बात को बिल्कुल इग्नोर ना करें और अच्छे से इन चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए रीजनिंग का ही डाइस का टॉपिक हमारे सामने अगर आपके यूट्यूब पे अपलोड किया गया है तो उसके लिए बहुत मेहनत हुई है। कहाँ से क्वेश्चंस कलेक्ट करना, उसके बाद पेपर्स के क्वेश्चन देखना, पेपर्स के क्वेश्चनों में वो क्वेश्चन देखना जो स्पेशल क्वेश्चन बने, जिनकी वजह से हमें एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एडिटिंग, डिजाइनिंग करना, ये करना बहुत ज़्यादा स्पेशल काम है। मतलब एक परमानेंट बंदा हम रखते हैं, उसके साथ कंटिन्यू रोज सुबह से शाम तक पूरे, ये मान लीजिए 12-13 घंटा 15 घंटे का रोज काम रहता है, उसी में लगे रहते हैं। तो प्लीज आप इन चीजों की क्वालिटी को समझें और एंजॉय करें, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत के पीछे आप लोग रिजल्ट बना सके। बस यही ख्वाहिश हमारी बन पाएगी। तो जैसे कि आपको पता है, हम रीजनिंग का सेशन में फर्स्ट टॉपिक डाइस का टॉपिक हमने स्टार्टिंग किया था। कुछ ऐसा है कि जैसे एक ही चैनल पे, देखिए एक चैनल होता है, उस पर ट्यूटर कई होते हैं। रीजनिंग के लिए ट्यूटर अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे मैं मान सकता हूँ कि डाइस का टॉपिक और किसी ट्यूटर से भी हमने अपलोड किया है, तो बेसिक आप एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे जो क्वालिटी आपको बेटर मिल सकती है, उस बेटर क्वालिटी के साथ आप एंजॉय करें और चीजों को कलेक्ट करें। तो रीजनिंग के सेशन में फर्स्ट टॉपिक हमने डाइस का स्टार्टिंग किया था, और मकसद इस मेरे सेशन का रीजनिंग का मकसद ये था कि रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर करने के चांसेस कैसे करें, और एग्जाम में जो 2 या 3 क्वेश्चंस रह पाते हैं या छूट जाते हैं, उन 2-3 क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक में कैसे कवर किया जाए। तो डाइस की आज जो क्लास आपकी रहेगी वो 3rd क्लासेस रहेगी, और आज डाइस की लास्ट क्लास रहेगी। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने डाइस क्लास फर्स्ट सेकंड नहीं देखी है, तो आप पहले एक बार बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करें। आप डाइस का फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्लास अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आप क्लास नंबर 2 आप वीडियो देखिएगा, और उसके बाद फिर आप क्लास नंबर 3 पे आएगा। तो देखिए, क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड में हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने बताया, टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर सकता है। 2 डाइस आ जाए तो क्या करना है, 2 से ज्यादा डाइस आ जाए तो क्या करना है। 1 नंबर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज यूज करेंगे, 2 नंबर कॉमन है तो क्या होगा, कोई नंबर कॉमन ना हो तो क्या होगा, 2 से ज्यादा डाइस होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बेसिक पॉइंट अपन ने समझ लिया। ओपन डाइस से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कशन क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में कर लिया था। जो क्लास 3rd का जो डाइस का जो मकसद हमने रखा है, वो स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस का रखा है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले डाइस के फेस नहीं किए होंगे, और आने वाले एग्जाम्स में बाई चांस क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के या 25 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स के एग्जाम में आता है, तो उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए आपके सामने बन पाता है, और वो 2-3 क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि डाइस का टॉपिक अगर हम फिनिश कर रहे हैं, तो क्या पता आने वाले एग्जाम में डाइस का ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन हो, नया क्वेश्चन हो, और हम हमारे पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से या जो क्वेश्चन हम करते हैं उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में आपको एक ओपन डाइस का शेप दे रखा है, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि दी गई आकृति को मोड़कर विकल्पों में से कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। सिंपल, यानी इस ओपन डाइस को फोल्ड करके अगर हम एक डाइस बनाते हैं, तो वो डाइस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार आप समझेगा। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है, समझे। देखिए, क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि एक का अपोजिट, ये बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि एक का जो अपोजिट होगा वो 3 हो जाएगा, एक का अपोजिट 3 होगा, और इसी प्रकार 4 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा, और 2 का जो अपोजिट होगा वो इन चारों त्रिभुजों को मोड़कर एक फलक जो बनाया जाएगा वो इसका अपोजिट होगा। अब देखिए, चारों त्रिभुज अगर एक पृष्ठ बनाएंगे, एक फलक बनाएंगे, तो वो फलक जो बनेगा वो फलक कुछ इस टाइप का बनेगा, और जिसमें A, B, C और D होगा। अब जब हम क्वेश्चन को ऑप्शंस पे क्लियर करते हैं, जब हमें पता है कि एक का अपोजिट 3 है,
तो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में कोई ऑप्शन कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे देखिए 4 का अपोजिट 5 है तो भी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये डीपली टाइप का क्वेश्चंस आप महसूस कर सकते हैं। 1 का अपोजिट 3 है, किसी में 1 और 3 से रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। 4 का अपोजिट 5 है तो ना 4 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा, तो आप 4 5 से भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। 2 का अपोजिट एबीसीडी वाला फलक होगा तो 2 और एबीसीडी दोनों साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, तो एक डीपली क्वेश्चन हो पाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में और डिटेल अगर जाएंगे समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल महसूस हो पाएगा। चलो थोड़ा बहुत अगर दिमाग अपन लगाते हैं, चलो ऐसा समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 4 के, या फिर इस बात को ऐसा समझ सकते हैं जैसे बी के सामने ए होना चाहिए। चलो डिटेल पॉइंट देखिएगा। जैसे यहाँ पे एबीसीडी का जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है उसमें ए के सामने सी और बी के सामने डी होना चाहिए, लेकिन इस पहले वाले में ए के सामने बी है बट यहाँ पे ए के सामने सी होना चाहिए, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सम्मुख रहेगा ए वाला ऑप्शन और सी वाला पार्ट। तो हो सकता है इस वजह से आप ए ऑप्शन को चलो कैंसिल कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में एक बार देखिएगा, इस बात को महसूस कीजिएगा कि 4 जो होगा वो बी के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि अगर मैं इस डाइस को क्लोज करूंगा तो 4 वाले पृष्ठ के टच में बी वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 वाले के टच में क्या है, ए है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यकीन मानेगा आप बाकी 2 ऑप्शन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन सी और डी में आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जैसे ए सी, ए के सामने सी, बी के सामने डी है, और इसमें ए के सामने सी, बी के सामने डी है। 5 के साथ में डी अटैच हो रहा है, 5 के साथ डी अटैच हो रहा है, तो यहां भी देखिएगा 5 के साथ डी है, यहां भी 5 के साथ डी है। ऐसे 3 के साथ में सी अटैच हो रहा है, यहां पे भी 3 के साथ में सी अटैच हो रहा है। ऐसे 1 के साथ में ए अटैच हो रहा है, यहां पे 1 के सामने ए अटैच हो रहा है। तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में आप रॉन्ग क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो का स्पेशल उद्देश्य जो है, या क्लास 3 जो डाइस की है, वो आपके लिए बहुत सुपर रहने वाली है, और आने वाले एग्जाम्स में आप 100% रीजनिंग में मार्किंग कर पाए, ये बिलीव हम रख सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ये पूरा कंटिन्यू प्रोसेस आप वीडियो के एंड तक समझ पाएंगे। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जोड़िए। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं छोटे से 2-4 इजी क्वेश्चन से। मैं पहले शुरुआत करूंगा कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चन निकाल पाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन हाल ही सीपीओ एसआई 2019 की प्री पेपर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे इजी टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं, वो चीजों को भी हम महसूस कर लेते हैं, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो बताइए संख्या 1 के अपोजिट क्या होगा। हमें 1 नंबर वाली फलक के विपरीत फलक पर नंबर चाहिए, 1 का अपोजिट चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डाइस में जो क्वेश्चन में आकृतियां दी गई है वो 2 है, 2 से ज्यादा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से ज्यादा डाइस की आकृति है। तो हमें नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकंड पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि या तो आप ऐसे 2 डाइस का ग्रुप बना लीजिए जिनमें 1 नंबर कॉमन है, या ऐसे 2 डाइस का ग्रुप बना लीजिए जिनमें 2 नंबर कॉमन है। तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, यानी दोनों डाइस में 5 कॉमन है। तो हमने क्या लॉजिक पढ़ा था, अगर दोनों डाइस में 5 कॉमन है तो इस 5 का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा। तो दोस्तों बताएगा इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है, 2 नहीं है। इसका मतलब हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि 5 का जो अपोजिट होगा वो तो 2 होगा। अब ऐसे ही आप एक ग्रुप और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेकंड और थर्ड वाले का ग्रुप बनाते हैं, तो सेकंड और थर्ड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले वाले डाइस में 4 6 5 है, दूसरे वाले डाइस में 4 2 3 है। इसका मतलब दोनों डाइस में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो अगर दोनों डाइस में 4 कॉमन है तो हमने क्या पढ़ा, अगर दोनों डाइस में एक नंबर 4 कॉमन है तो इस 4 का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो दोनों डाइस में नहीं है। तो आप बताएं दोस्तों इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। बचा क्या, 3 और 6, इसका मतलब 3 का अपोजिट 6 होगा। तो इस तरीके से हमने जो सीखा उसका हम नॉलेज यूज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस का क्लियर या आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं 1 का अपोजिट 4 होगा और 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो पाएगा। तो शुरुआत में मैंने 2-3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आप क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड से इस बात का कॉन्फिडेंस बना सके कि हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उस नियम के हिसाब से, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम आंसर निकाल पाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी सीपीओ 2019 का ही क्वेश्चन है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन मैंने जो लिया वो हाल ही सीपीओ की जितने भी अलग अलग कार्यों में क्वेश्चन बने उनमें डाइस के क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत नंबर क्या होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट क्या नंबर आएगा। क्वेश्चन में 2 ही डाइस है, तो देखिए हमारे टाइप नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है क्वेश्चन कि अगर 2 ही डाइस है तो हमें देखना है केस नंबर 1, केस नंबर 2 या केस नंबर 3, यानी 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। तो अगर देखिएगा 1 4 6 1 2 5, तो इन दोनों डाइस में 1 नंबर कॉमन है और वो कॉमन नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे अगर 1 नंबर कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन हमें अपोजिट किसका चाहिए, 4 का चाहिए। तो ध्यान होगा इस बात को, आप रिलेट याद होगा इस नॉलेज के आधार पे कि अगर 2 डाइस होते हैं और 1 नंबर कॉमन होता है तो हमें क्लॉकवाइज मेथड यूज करना है। तो जब आप क्लॉकवाइज मेथड यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो पहले वाले डाइस में क्लॉकवाइज के लिए 1 4 और 6 और दूसरे वाले डाइस में क्लॉकवाइज के लिए 1 5 और 3। अब आप समझ पा रहे हैं कि 6 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा और 1 का अपोजिट कौन बच गया, 2 बच गया, 2 हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 5 होगा और 5 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, फिर से देखिए वही सीपीओ 2019 के ही पेपर का क्वेश्चन है। अंतिम घन में नीचे की फलक पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ये पूछ रहा है कि लास्ट वाला जो घन है, इस लास्ट वाले घन में नीचे वाली फलक पर कौन सा आएगा। आप देख पा रहे हैं दिए गए डायग्राम में आपसे पूछ रहा है नीचे वाली फलक पर कौन सा नंबर आएगा और ऊपर वाली फलक पर 4 है। अगर अंतिम घन में, अंतिम आकृति में अगर ऊपर वाले फलक पे 4 और आपसे पूछ रहा है नीचे वाली फलक पर क्या होगा, तो हमें क्या याद करना है, हमें 4 का अपोजिट याद करना है। भाई ऊपर वाली फलक पे 4 है, नीचे वाली फलक पे हमें पता करना है, तो 4 का अपोजिट ही पता करना है। अब 4 का अपोजिट पता करना है और टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 2 है, यानी 2 से ज्यादा डाइस है तो ऐसे 2 डाइस का ग्रुप बनाओ जिनमें 1 नंबर कॉमन, या ऐसे 2 डाइस का ग्रुप बनाओ जिनमें 2 नंबर कॉमन है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिएगा, 4 5 1 4 5 1, यानी मैं कह सकता हूं इनमें 2 नंबर कॉमन है, 4 5 4 5, इसका मतलब है 1 का अपोजिट 2 होगा। तो यहां से पता चलता है कि 1 का अपोजिट तो 2 हो जाएगा। अब ऐसे आप देखिएगा सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना सकते हैं। अगर सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो 2 4 5 और 2 3 4, यानी इनमें भी 2 नंबर कॉमन है, 2 और 4, और इसमें भी देखिएगा 2 और 4। तो हम कह सकते हैं कि बाकी के नंबर अपोजिट होंगे, यानी कि 3 का अपोजिट 5 होगा। अब आप देखिएगा दोस्तों अगर 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5 है तो बचा क्या, 4 और 6। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और आपसे यही पूछ रहा है कि नीचे वाली फलक पर क्या होगा, ऊपर वाली फलक पे 4 है तो 4 का अपोजिट 6 इस नीचे वाली फलक पे होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आपने क्लास नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो पढ़ा है उसके थ्रू हम आंसर निकाल पाते हैं। चलिए इजी टाइप के क्वेश्चनों का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। तो ध्यान से एक बार देखिएगा, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। 2 ही डाइस है, आप देख पा रहे हैं दोनों डाइस में देखेंगे 1 नंबर कॉमन या 2 नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 6 2 और 2 5 3, तो इस क्वेश्चन में 2 डाइस है, दोनों डाइस में 1 नंबर कॉमन है और 1 नंबर कॉमन में हम क्लॉकवाइज मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, पहले वाले डाइस में 2 के बाद 1 और 6 और दूसरे वाले डाइस में 2 के बाद 3 और 5, सॉरी 2 के बाद 5 और 3। तो 2 1 6 2 5 3 में हम समझ सकते हैं कि 6 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं 3 का अपोजिट 6 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, तो यहां तक के क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया है, इन 4 क्वेश्चनों में हमने ये समझा है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में इजी टाइप के क्वेश्चनों को कैसे अपन सोल्व कर पाएंगे। तो यहां तक का नॉलेज आपके लिए बिल्कुल सिंपल था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी स्टूडेंटों ने जो सीट हमने टेलीग्राम पे अपलोड की थी उससे भी कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट ने बताया, जिसमें से ये क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है 60 या 62 नंबर के आसपास क्वेश्चन इस सीट में था, उसको आप देखिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहता है कि एक ओपन डाइस क्वेश्चन में दिया गया है और दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन होगा उसे चुनिए। यानी इस ओपन डाइस को मोड़कर अगर एक पासा बनाया जाए, घन बनाया जाए, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा उस बात को समझना। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करता है, बेटर नॉलेज क्या हो पाएगा इसका। सबसे पहले देखिए ओपन डाइस में हमें इस बात का नॉलेज है कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो एक सिंगल लाइन में या एक सीधी वे में अगर अपन चलते हैं तो किसी भी नंबर या संख्या या अक्षर का जो अपोजिट होता है वो एक नंबर छोड़कर अगला होता है। इसका मतलब है कि इस सर्किल का, वर्त का अपोजिट त्रिभुज होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, वर्त का जो अपोजिट होगा वो एक ट्राइंगल होगा
ओके, नेक्स्ट पॉइंट उस साथ साथ देखिएगा, स्क्वायर का अपोजिट एक ब्लैक डॉट होगा। तो स्क्वायर जो होगा, इस स्क्वायर का अपोजिट एक सर्किल डॉट होगा, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है, यानी कि ठोस सर्किल हो पाएगा। अब बचा कौन सा? प्लस का अपोजिट स्टार होगा, तो प्लस का जो अपोजिट होगा वो एक स्टार होगा। चलिए यहां से हम ये समझ चुके हैं कि सर्किल वर्त का अपोजिट त्रिभुज होगा, वर्ग का अपोजिट एक डॉट कह सकते हैं, या प्लस का अपोजिट स्टार होगा। हम क्या करते हैं, अब फिर ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे कोई भी एक चीज पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए वर्त का अपोजिट अगर ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो किसी भी डायग्राम में हमने क्या सीखा था, अगर दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो डाइस में जो तीन फलक आपको दिखती है, उन तीन फलक पे जो नंबर दिखते हैं, उन नंबर में से कोई भी अपोजिट नंबर का ग्रुप नहीं होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर वर्त का अपोजिट त्रिभुज है तो जो डाइस बनेगा उस डाइस में दोनों नहीं दिख सकते, यानी त्रिभुज और वर्त दोनों नहीं दिख सकते। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन कैंसिल कर देंगे जिनमें दोनों अपोजिट साथ साथ दिख रहे हो। जैसे देखिए वर्त का अपोजिट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी कोई चांसेस नहीं है, और यहाँ पे भी कोई चांसेस नहीं है, तो पहले से नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिएगा वर्ग का अपोजिट ब्लैक डॉट है, तो आप देख पा रहे हैं वर्ग का अपोजिट ब्लैक डॉट है, तो इसका मतलब आप चौथा ऑप्शन एक बार देखिएगा। चौथे ऑप्शन में वर्ग भी दिख रहा है, ब्लैक डॉट भी दिख रहा है, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर वर्ग का अपोजिट ब्लैक डॉट है या फिर एक सर्किल भरा हुआ सर्किल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ग भी दिख रहा है और ये सर्किल भी दिख रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट में एक बार देखिएगा, प्लस का अपोजिट स्टार है, तो मैं एक बार देख पा रहा हूँ दूसरे तीसरे डायग्राम में कि प्लस का जो अपोजिट अगर वो स्टार है, तो यहाँ पे प्लस भी दिख पा रहा है और स्टार भी दिख पा रहा है, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दोस्तों मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे 99% स्टूडेंट जो होते हैं उनको बस इतना नॉलेज हो पाता है कि यार इसका अपोजिट ये है तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन अब जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बचा है, इन ए और बी ऑप्शन में आप किसी को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा, अगर वर्त का अपोजिट ट्राइंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है तो वर्त नहीं दिख रहा, मतलब ये इसका एक आकृति बनाई जा सकती है। इसी प्रकार और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, मैच करेंगे तो किसी से रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है इस बात का देखिएगा, यानी इस सिचुएशन में हम कैसे आंसर निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में तीन शेप है, त्रिभुज, स्टार और ब्लैक डॉट, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, ब्लैक डॉट, स्टार है। तो दोस्तों क्या होता है, आप इन चीजों को बहुत प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे इस बात को ध्यान में रख के इस ऑप्शन को क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो ओपन डाइस दिया गया है, उस ओपन डाइस में त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। सेम वही सिचुएशन फिर ऑप्शन में देखेंगे जिस क्रम में आप चलेंगे। जैसे यहाँ पे त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार पे अगर मैं चलता हूँ, त्रिभुज पे फिर एक सीक्वेंस में चलना है, त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार पे अगर मैं चलता हूं तो ये जो क्रम आ रहा है वो क्रम कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज। दोस्तों क्लॉकवाइज आप समझते होंगे घड़ी की दिशा के अनुसार, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार। तो त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार का जो क्रम आ रहा है वो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया गया है उसमें क्लॉकवाइज है, लेकिन सेम सिचुएशन देखिएगा, अगर त्रिभुज, स्टार, ब्लैक डॉट और स्टार का यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये ऑप्शंस कैंसिल ना हो पाते हैं तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि पर्सन में अगर दिए गए संख्याओं का क्रम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है तो बनाए गए पासे के आकृतियों में भी उनका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्रम सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है, क्रम समान होना चाहिए। और क्रम से यहाँ पे मतलब क्या है, क्रम से मतलब है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पर्सन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का जो क्रम होगा वही सेम ऑप्शन में होना चाहिए, तो एक राइट डायग्राम बन पाएगा, अन्यथा राइट डायग्राम नहीं बनेगा। ध्यान से इस बात को समझिएगा, बाकी दो ऑप्शन उस हिसाब से कैंसिल हो पाए। और यहाँ पे त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार का जो क्रम है, ऑप्शन में जो क्रम है त्रिभुज, स्टार, ब्लैक डॉट का, वो एंटी क्लॉकवाइज है, और क्वेश्चन में त्रिभुज, ब्लैक डॉट और स्टार का जो क्रम है वो क्लॉकवाइज है। तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए ऑप्शन है वो इस पासे से बना हुआ एक आकृति नहीं हो पाएगी।
अब इस हिसाब से देखिएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन अगर हमने कैंसिल कर दिए हैं तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन, और ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो पाएगा। हमने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को समझेगा कि लॉजिक क्या है, क्रम समान होना चाहिए, यानी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का जो क्रम होता है, विकल्प में भी उन्हीं चिन्हों का या संख्याओं का जो क्रम होना चाहिए वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन के समान होना चाहिए। ओके दोस्तों, आप नोट्स बनाते समय बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर कीजिएगा। साथ साथ देखें क्वेश्चनों को हमने पीडीएफ यानी सारे क्वेश्चनों के जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मैं ये समझ सकता हूँ। आप अगर बुक्स वगैरह देखेंगे, कोई भी टाइप की बुक्स अगर आप देखेंगे तो यकीनन इन टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक पीडीएफ फाइल बना के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ बना के सेंड कर दिया। तो आप बस थोड़ा लॉजिकली प्रोसेस जरूर लिख लीजिएगा कि लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर लगा के कि ऑप्शन में और क्वेश्चन में जो चिन्हों का या संख्याओं का या जो आकृतियों का जो क्रम होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे त्रिभुज ब्लैक डॉट स्टार का यहाँ क्रम क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था, लेकिन त्रिभुज ब्लैक डॉट स्टार, दोस्तों ये ध्यान रखेगा, पहले त्रिभुज से फिर ब्लैक डॉट और फिर स्टार, तो यहाँ भी क्रम सेम होना चाहिए, त्रिभुज ब्लैक डॉट स्टार। तो त्रिभुज ब्लैक डॉट स्टार का क्वेश्चन में क्रम जो है वो क्लॉकवाइज है, ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ और डिस्कशन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर से एक ओपन डाइस दे रखा है, दी गई आकृति को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। एक ओपन डाइस की आकृति को मोड़कर कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। देखिए बहुत नए नए पॉइंट है, इन बातों को बिलीव थोड़ा मुश्किल से हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली कर सकते हो और महसूस करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स नहीं है कि हम गुणा भाग करके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रूव करें, लेकिन आप इनको प्रैक्टिकली बिल्कुल यूज कर सकते हैं कि हम एक कागज को कैंचे से काट कर इस टाइप के शेप में काटेंगे, उसके बाद उसको मोड़कर एक डाइस बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको उस ओपन डाइस के प्रैक्टिकल नॉलेज में फील हो जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है कि ओपन डाइस दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि चारों जो ऑप्शन यहाँ पे बने हैं उन ऑप्शन में कौन सा राइट हो पाएगा। तो दोस्तों क्रम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का यही होता है कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस कॉन्सेप्ट से कि अपोजिट क्या होगा। तो ओपन डाइस में अपोजिट देखिएगा, सबसे पहले बी का अपोजिट क्या हो पाएगा, डी हो पाएगा। ये बात आप समझते होंगे, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। ओके, बी का अपोजिट डी होगा। उसके बाद देखिएगा बी का डी होगा तो सी का ई होगा, सी का अपोजिट ई होगा और लास्ट ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। चलिए यहां से हमने अपोजिट कैलकुलेट कर लिया कि बी का अपोजिट डी है, सी का अपोजिट ई है और ए का अपोजिट एफ है। अब मैं ऑप्शन को अगर कैंसिल करता हूं तो हमें बात पता है कि बी का अपोजिट अगर डी है तो ऐसा ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसमें बी और डी दोनों दिख रहे हो, लेकिन पहला ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। चलो फिर सी और ई ले लेते हैं कि अगर सी का अपोजिट ई है तो ऐसा ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसमें सी और ई दोनों हो, लेकिन पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। ऐसा देखिए ए का अपोजिट एफ है तो इसका मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसमें ए और एफ दोनों दिख रहे हो, लेकिन किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में आपको बहुत स्पेशल क्वेश्चन डिस्कशन में मिलेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं क्या। तो दोस्तों ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन पाता है तो बहुत मुश्किल से सही जवाब निकल पाता है। अब देखिए आपको सीक्वेंस समझना है, क्या बात समझी थी हमने बात ये समझी थी कि अगर पहले ऑप्शन में एबीसी का क्रम जो भी होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन में भी एबीसी का क्रम वैसा ही अगर है तो ऑप्शन सही है, अन्यथा गलत है। तो ध्यान से एक बार देखिएगा, सबसे पहले एबीसी का जो क्रम यहाँ पे दिख रहा है, यानी एबीसी का जो क्रम यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। ओके, एबीसी का जो क्रम है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन आप पहले ऑप्शन में एक बार ध्यान से देखिएगा, एबीसी का यानी ए से बी से सी पे चलेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे ए पे बी से सी पे चल रहे हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में एबीसी का क्रम क्लॉकवाइज है तो बनाए गए डाइस में भी एबीसी का जो क्रम होना चाहिए वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलो सेकंड ऑप्शन में भी देखिएगा एबीसी, तो यहाँ पे एबीसी का क्रम क्या था, क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे हैं एबीसी का क्रम, एबीसी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगले ऑप्शन में डी ई एफ है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी ई एफ का जो क्रम है, डी ई एफ का जो क्रम है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे जो डी ई एफ का जो क्रम आपको दिख रहा है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन पाएगा। ओके दोस्तों,
चलिए एक और क्वेश्चन आप देखिएगा बिल्कुल। तो सेम सीक्वेंस पे एक क्वेश्चन हमने और रखा है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो शायद वीडियो देख के ही आप पॉइंट परमानेंट दिमाग में क्लियर कर लेंगे। फिर से देखिए एक ओपन डाइस देकर आपसे पूछ रहा है विकल्पों में से कौन सा इस ओपन डाइस को मोड़कर पासा बनाया जा सकता है। देखिए फिर से हम अपोजिट कैलकुलेट करते हैं कि अपोजिट का पोजीशन क्या रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ओके, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। चलिए ये हमने अपोजिट कैलकुलेट कर लिया कि 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है और 1 का अपोजिट 6 है। अब हम एक तो वैसे ही तरीके से कैंसिल करते हैं, अगर 2 का अपोजिट 4 है तो क्या किसी भी ऑप्शन में 2 4 2 4 7 दिख रहे, नहीं दिख रहे। 3 का अपोजिट 5 है तो 3 5 3 5 3 5 बिल्कुल नहीं है। 1 का अपोजिट 6 है तो 1 6 1 6 बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में फिर वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 4 5 है तो दोस्तों एक बार ध्यान से समझेगा, 3 4 और 6, अगर मैं 3 4 और 6 पे चलता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 4 6 का जो क्रम यहाँ पे बन रहा है, 3 4 और 6 एक तरह से घुमा बन रहा है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। 3 4 6 का जो क्रम यहाँ पे बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 3 4 6 का क्रम बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके दोस्तों, 4 5 6 देखिए सेकंड ऑप्शन। अगर 4 5 6 की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 5 6 का जो क्रम है सेम वही सेम क्वेश्चन, 4 5 6 का जो क्रम है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 4 5 6 का जो क्रम है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगले ऑप्शन में 2 3 6 है और 2 3 6 का कोई क्रम नहीं बन पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन पहले ले सकते हैं, 4 5 6 है। तो देखिए आखिरी ऑप्शन में भी तो 4 5 6 है, जैसे यहाँ पे 4 5 6 यहाँ पे भी 4 5 6 है, तो जैसे 4 5 6 का क्रम हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 4 5 6 का जो क्रम है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। अब थर्ड ऑप्शन जो होगा, मतलब यहाँ पे 4 5 6 का क्रम एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 4 5 6 का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन को भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 6। अब आप देखिएगा एक बार ध्यान से, अगर मैं 2 3 6 पे आता हूँ, यानी यहां से अगर मैं 2 3 और 6 पे आऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, 2 3 6 पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब 2 3 6 पे अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पे 2 3 6 पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 2 3 6 पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और 2 3 6 पे क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से इस बात को समझिएगा, लास्ट जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया वो एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन हो गए, जिनमें ओपन डाइस देके आपसे 4 ऑप्शन दे रहा है और ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो का सबसे स्पेशल पॉइंट एक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 यकीनन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। और यकीन मानेगा इस बात के लिए मैं समझ सकता हूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह से आधारित जो क्वेश्चन होता है वो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि कैसे जज कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में जब टेलीग्राम पे इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपलोड किए, तो अपलोड करने के बाद हमने देखा कि लोगों का आंसर बन पा रहा है कि कोई आंसर 3 बता रहा है, 1 बता रहा है। काफी स्टूडेंटों का आंसर है 3 या 1। 3 1 आने के बाद कुछ लोगों ने बताया सर 3 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, ऑप्शन में 3 या 1 होना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने बताया सर 3 होगा, या कुछ ने बताया 1 होगा। कई स्टूडेंटों ने 3 बताया और 3 राइट था, लेकिन वाकई में उन स्टूडेंटों को भी ये नहीं पता था कि 3 जो आंसर आएगा वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि मैंने जब उनको एक सेकंड क्वेश्चन दिया, यानी कि अगला ही क्वेश्चन जब मैंने सेंड किया, तो उन्होंने वही पिछले क्वेश्चन का माइंड लगा के आंसर बता दिया, लेकिन अगले क्वेश्चन में गलत हो पाया। यानी कि मैं कह सकता हूं इसका मतलब उन स्टूडेंटों के पास सटीक लॉजिक नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, बस वो लगभग एडजस्ट करने की कोशिश करके अपना माइंड लगा के तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज आप एक बार ध्यान से समझेगा प्रश्नवाचक चिन्ह वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि नीचे दिए गए आकृतियों में 2 पासे के तीनों फलकों पर संख्या दी गई है, परंतु तीसरे पासे के आकृति के एक फलक पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो बताएं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ध्यान से एक बार देखिएगा, 2 डाइस आपको दे रखे हैं और तीसरे डाइस में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आपसे पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को क्वेश्चन में, सबसे पहले जैसे ये 2 डाइस जो आपको दे रखे हैं, उन दोनों डाइस में आप नंबर देखिएगा 2 3 6 और 3 5 4, यानी मैं कह सकता हूं इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, कौन सा, 3 नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों डाइस में अगर एक नंबर कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज वाला तरीका लगा के, 2 डाइस आपको दे रखे हैं तो क्लॉकवाइज वाला तरीका लगा के हम अपोजिट कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम अपोजिट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन पाएगा, पहले वाला डाइस में अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलने पे 3, 2 और 6 आएगा। अब ऐसे में सेकंड वाले डाइस में अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो 3, 5 और 4 आएगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है कि 2 का अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। अब कुछ स्टूडेंट जो मतलब माइंड लगा के आंसर बता पा रहे हैं वो ऐसे बता पा रहे हैं कि 6 का अपोजिट 4 है तो यहाँ 4 तो नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 5 है तो 5 नहीं हो सकता, बचा क्या 3 और 1। तो कुछ लोग सोच रहे हैं 3 थोड़ी हो पाएगा, यहाँ पे भी 3 है, वहां पे भी 3 थोड़ी हो पाएगा, इसलिए आंसर ज्यादातर लोग 1 बता रहे हैं। लेकिन देखिए अगले क्वेश्चन में आंसर इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों डाइस में जो एक नंबर कॉमन है उस कॉमन नंबर के आधार पर आप क्लॉकवाइज का तरीका लगा के आप अपोजिट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो लॉजिक यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये लॉजिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों वो 2 डाइस का ग्रुप बनाते हैं, उन 2 डाइस का ग्रुप बनाते हैं जिनमें 2 कॉमन नंबर है। तो 2 कॉमन नंबर का ग्रुप बना है, 2 कॉमन नंबर का समूह बनाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब 2 कॉमन नंबर का समूह बनाएंगे। तो आप एक बार देख पा रहे हैं फर्स्ट डाइस एंड लास्ट वाला जो डाइस आपको दिख पा रहा है, उन दोनों डाइस में यहां पे 2, 6 और यहां भी 2 और 6 है। तो दोस्तों ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्या तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर क्वेश्चन के आधार पर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया कि 2 कॉमन नंबर का समूह बना लीजिए। तो पहले वाला डाइस और लास्ट वाला जो डाइस पर्सनवाचक चिन्ह वाला डाइस है, उन दोनों में 2 नंबर कॉमन है, 2, 6, 2, 6। तो हम क्या करेंगे, क्रम देखेंगे। क्रम कैसे, पहले वाले डाइस में 2, 6, 3 का क्रम क्या है। तो देखिए 2 से स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, 2 से, फिर 6 से और फिर 3 से आ रहा हूं, मतलब क्रम जो है वो क्लॉकवाइज है। ओके, अब इस वाले डायग्राम में वही 2, 6 यानी कि यहां 2, 6 और 3 यानी ये 3 आ जाएगा, 2, 6, 3। और इसमें भी वही 2, 6 और पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम देखेंगे। तो यहाँ पे 2, 6 और पर्सनवाचक चिन्ह का जो क्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, अब ध्यान से इस बात को समझेगा, यहाँ 2 स्टेप होंगे और इस कॉन्सेप्ट पे क्या लॉजिक है। दोस्तों पहला पॉइंट ये था कि अगर जैसे इस वाले डाइस में 2, 6, 3 का क्रम क्लॉकवाइज है और इस वाले डाइस में 2, 6 पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है, या 2 सिचुएशन बनती है, क्रम समान हो सकता है या क्रम जो हो सकता है वो विपरीत हो सकता है, क्रम विपरीत हो सकता है। ओके, ध्यान से इस बात को समझना है, क्रम समान हो सकता है या क्रम जो हो सकता है वो विपरीत हो सकता है। यानी कि क्रम समान होने का मतलब इस वाले डाइस में क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज हो सकता था, विपरीत होने का मतलब है कि इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको 2 बातें ध्यान में समझनी है कि अगर दोनों का क्रम समान है तो क्रम समान होने पे समान संख्या रहेगी, समान संख्या होगी। लेकिन अगर क्रम विपरीत है तो विपरीत होने की स्थिति में विपरीत वाली संख्या आएगी, विपरीत संख्या होगी। चलिए आराम से इस बात को समझिएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि पहले डाइस और लास्ट वाले डाइस में अगर 2, 6, 3 और 2, 6 पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम जो है वो समान होता है। अगर समान होता है तो 3 और इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम संख्या आएगी। सेम संख्या का मतलब अगर यहां 3 है तो यहां भी क्या होगा, 3 ही होगा। लेकिन अगर क्रम विपरीत है, अगर क्रम विपरीत होने का मतलब है जैसे यहां 2, 6, 3 का क्रम क्लॉकवाइज है और यहां 2, 6 पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्रम क्लॉकवाइज यानी क्रम विपरीत होने की स्थिति में यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इस 3 का अपोजिट नंबर आएगा। भाई हम ये बात क्लियर समझते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आएगा या तो 3 होगा या 1 होगा। अगर 3 होगा या 1 होगा तो डिपेंड करता है 3 या 1 किस पे, क्रम समान या क्रम विपरीत पे। अगर क्रम समान है तो यहाँ पे सेम संख्या आ जाएगी। सेम संख्या का मतलब है इस वाले डाइस में अगर 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। लेकिन अगर क्रम विपरीत है तो यहाँ पे अगर 3 है तो इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 3 का अपोजिट नंबर 1 आएगा। चलिए वापस एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं। पर्सन चिन्ह वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले 2 डाइस का हमने ग्रुप बनाया और पहले 2 डाइस में एक नंबर कॉमन है 3।
तो हमने क्या किया, इन दोनों डाइस में क्लॉकवाइज का मेथड यूज करके हमने सबके अपोजिट नंबर निकाल लिए और हमें पता चला कि 6 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। अब हम समझ सकते हैं कि अगर 6 का अपोजिट 4 है और 2 का अपोजिट 5 है तो इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो 3 आएगा या 1 आएगा। तो दोस्तों 3 और 1 को क्लियर करने के लिए एक सीक्वेंस ये होता है कि हमने ऐसे दो डाइस का ग्रुप बना लिया जिनमें 2 नंबर कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला ग्रुप और लास्ट वाला जो डाइस है उन दोनों में 2 6 कॉमन है। तो अब आपको क्या करना है, क्रम देखना है कि पहले वाले डाइस में 2 6 और 3 और लास्ट वाले डाइस में 2 6 और पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम क्या है। तो पहले वाले डाइस में 2 6 और 3 का क्रम क्लॉकवाइज है और इसमें 2 6 पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, अगर क्रम समान होता मतलब इसमें क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज होता तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 या 1 में से सेम संख्या आ जाती है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी सेम 3 ही आता। लेकिन अगर क्रम विपरीत है, विपरीत का मतलब जैसे यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 और 1 में से कौन सा आता है उसके लिए अपोजिट नंबर होता है। जैसे यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम 3 नहीं आएगा, 3 का अपोजिट नंबर 1 आएगा। ओके, तो इस बात से आप क्लियर कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आप नोट्स को बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर दिक्कत आ पाती है तो प्लीज कमेंट करके बताएगा, बाकी आएगी नहीं दिक्कत बिल्कुल भी, क्योंकि फिलहाल हम इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन और सोल्व करने वाले हैं जिससे आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन वैसा ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो बस रिपीट करना अपने को, रिपीट करने के साथ साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे ओनली मात्र तो भी आप इस बात को क्लियर कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 डाइस दिए गए, उनके तीनों फलकों पे नंबर दिए गए, आगे एक डाइस और दिया गया और उसके एक फलक पे पर्सनवाचक चिन्ह दिया गया, तो इस पर्सनवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को वहीं से शुरुआत करनी है कि पहले 2 डाइस ग्रुप बनाएंगे, यानी पहले 2 डाइस आप देख पा रहे हैं और इन दोनों डाइस में 5 4 3 3 6 2 यानी कि क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हम दोनों डाइस में क्लॉकवाइज का मेथड यूज करके अपोजिट निकालेंगे। तो पहले वाले डाइस में अगर क्लॉकवाइज लगाएंगे तो 3 4 के बाद 5 होगा और दूसरे वाले डाइस में 3 6 के बाद 2 होगा। इसका मतलब 3 का अपोजिट फिर से क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों फिर से आप ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। तो अगर 5 का अपोजिट 2 है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 6 तो 6 नहीं हो सकता, यानी कि इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। तो प्लीज यार नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है, 3 या 1 में से कोई उत्तर आएगा। अब वो उत्तर क्या होगा उसके लिए हमने क्या बताया था कि आप इन दोनों डाइस में, इन तीनों डाइस के आकृतियों में से ऐसे 2 डाइस का ग्रुप बनाए जिनमें 2 नंबर कॉमन है। तो फिर आप देखिएगा 4 3 5 और 5 4, यानी इसमें 5 4 इसमें 5 4 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायग्राम एंड लास्ट वाले डायग्राम में एक ग्रुप बनाएंगे। तो पहले वाले डायग्राम में 5 4 3 है और लास्ट वाले डायग्राम में 5 4 पर्सनवाचक चिन्ह। तो हमारा लॉजिक क्या था कि आप दोनों का क्रम देखेंगे, अगर क्रम सेम हुआ तो सेम नंबर आएगा, क्रम अपोजिट हुआ तो अपोजिट नंबर आएगा। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा 4 5 पर्सनवाचक, 4 5 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 4 5 और 3 पे चलता हूँ, यानी कि क्रम अगर मैं यूज करता हूँ कि 4 5 और 3 पे अगर मैं चलता हूँ तो क्रम जो निकल के आता है वो क्लॉकवाइज निकल के आता है। ओके दोस्तों, 4 से 5 पे जा रहा है, 5 से 3 पे आया है, तो यहाँ भी 4 से 5 और 5 से पर्सनवाचक चिन्ह पे जाना है। तो यहाँ पे 4 5 3 का क्रम क्लॉकवाइज है और यहाँ भी 4 5 पर्सनवाचक चिन्ह का जो क्रम है वो क्लॉकवाइज ही है। 4 5 पर्सनवाचक चिन्ह का क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों डाइस में अगर क्रम क्लॉकवाइज सेम है तो सेम नंबर आएगा। सेम नंबर का मतलब है कि यहाँ पे अगर 3 है तो इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे भी क्या आएगा, 3 आएगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 3 होगा। ये सब चीजें आराम से क्लियर कर सकते हैं आप, डाइस बना के आराम से कागज के आधार पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे बना पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं इसी टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन में नंबर में देखिए अल्फाबेट दे रखा है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, यानी कि 2 डाइस दे रखा है और दोनों डाइस में तीनों फलकों पे नंबर दे रखा है और एक तीसरे डाइस की आकृति और दे रखी है और उस आकृति में एक फलक पे पर्सनवाचक चिन्ह दे रखा है। सेम सिचुएशन रहेगा, पहले वाले डाइस में बी सी डी है, इसमें बी ए डी ए ई है, तो दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो हम पहले 2 डाइस का ग्रुप बनाएंगे और दोनों में एक अल्फाबेट डी कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले डाइस में अगर मैं क्लॉकवाइज यूज करूंगा तो डी के बाद बी और बी के बाद सी। सेकेंड वाले डायग्राम में कोई बी के बाद ए होगा और ए के बाद ई होगा। तो हम यहां से बात समझ सकते हैं कि सी का अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट ए हो जाएगा और डी का अपोजिट क्या होगा, तो एक एक्स्ट्रा नंबर क्या दिख पा रहा है, एफ देख पा रहे हैं। एफ एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब डेफिनेट कह सकते हैं कि डी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एफ होगा। ओके दोस्तों,
अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर D का अपोजिट F है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे F तो नहीं हो सकता, अगर C का अपोजिट E है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे E भी नहीं हो सकता, यानी कि D F और C E तो हो नहीं सकता, तो इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो B होगा या क्या होगा, A होगा। पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो B होगा या फिर क्या हो पाएगा, A हो पाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब B और A में से कौन सा होगा, इस बात को क्लियर करने के लिए हमने क्या बताया, जैसे इस डाइस में 2 नंबर कॉमन CD है, तो पहले वाले डाइस में 2 नंबर कॉमन CD है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डायग्राम और लास्ट वाले डायग्राम में क्रम देखेंगे। तो 2 नंबर कॉमन CD यहाँ B है और यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे जब हम पहले वाले डाइस में C से D से E पे जाते हैं तो कौन सा क्रम निकल के आ रहा है, क्लॉकवाइज का क्रम आ रहा है। C से D से E B पे आते हैं तो क्लॉकवाइज आता है। तो देखिए यहाँ पे C D B आ रहा है, तो यहाँ पे C D, और अगर पर्सनवाचक चिन्ह पे आ रहा है तो कौन सा क्रम आ पा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का क्रम आ पा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले वाले डायग्राम में C D B का क्रम क्लॉकवाइज है, लास्ट वाले डायग्राम में C D पर्सनवाचक चिन्ह का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों का क्रम अपोजिट आ रहा है। तो अपोजिट अगर क्रम आता है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम अल्फाबेट ना आके उसका अपोजिट अल्फाबेट आएगा। तो यहाँ पे एक बार देख पा रहे हैं CD के अलावा कौन सा है, B है। अगर यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे B अल्फाबेट है तो यहाँ पे सेम B अल्फाबेट नहीं होगा बल्कि B का अपोजिट आएगा, और आप जानते हैं B का अपोजिट क्या है, A है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, A होगा, ना कि B होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी टाइप का, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए इसके लिए देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट 2 डाइस लेने वाले हैं, और पहले 2 डाइस में आप देख पा रहे हैं कौन कॉमन है, F कॉमन है, तो हम क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे। तो पहले वाले डाइस में F D और E होगा, और दूसरे वाले डाइस में F B और A होगा। तो इस बात से हम समझ चुके हैं कि E का अपोजिट A होगा, D का अपोजिट B होगा, F का अपोजिट क्या होगा, C होगा। C दिख पा रहे हैं, तो F का जो अपोजिट होगा वो C होगा। ओके, अब दोस्तों एक बात देखिएगा, E का अपोजिट A है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे EA नहीं हो सकता, F का अपोजिट C है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे F और C नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो D होगा या B होगा। ओके, अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, जैसे इस वाले डाइस में 2 नंबर F और E कॉमन है, तो पहले वाले डाइस में भी 2 नंबर F और E कॉमन है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले 2 डाइस का ग्रुप बनाने वाले हैं, फर्स्ट वाला डाइस और लास्ट वाला डाइस, क्रम देखने वाले हैं। यहाँ पे E F D और यहाँ पे E F पर्सनवाचक चिन्ह, तो E F D का जो यहाँ पे क्रम दिख पा रहा है E F D वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे E F पर्सनवाचक चिन्ह का जो क्रम है वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है। दोस्तों सेम क्रम दिख रहा है, E F D क्लॉकवाइज, E F D, E F पर्सनवाचक चिन्ह क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों का क्रम क्लॉकवाइज यानी सेम क्रम आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, अगर सेम क्रम होता है तो सेम संख्या है, सेम नंबर आ जाता है, सेम अल्फाबेट आ जाता है। तो E F के अलावा यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, D है, तो यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम अल्फाबेट आएगा, यानी यहाँ अगर D है तो यहाँ भी क्या होगा, D होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, D होगा, और D राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन हो पाएगा, और एक बार लास्ट फाइनल इस क्वेश्चन को और समझ लीजिएगा। सबसे पहले 2 4 3 4 5 6, यानी कि दोनों में 1 नंबर कॉमन है, 4 4। अब आप क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे, तो पहले वाले डाइस में 4 2 3 और दूसरे वाले डाइस में 4 6 और 5, यानी आप कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा, और 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 होगा। ओके दोस्तों, 5 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 3 है, तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे 5 3 नहीं होगा, और अगर 6 का अपोजिट 2 है तो पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 2 नहीं होगा। इसका मतलब इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हम क्या करने वाला है, अब इस क्वेश्चन में हम ग्रुप बनाएंगे। जैसे इसमें 5 6 है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर 5 6 है तो आपकी बात सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम आप देख पा रहे हैं 5 6 5 6 का ग्रुप बन रहा है। तो हमें क्या देखना है, क्रम देखना है। अगर यहाँ पे 5 6 4 का ग्रुप, 5 6 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे 5 6 4 का जो क्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 5 6 पर्सनवाचक चिन्ह का जो क्रम है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मीन हुआ कि क्रम विपरीत है, अपोजिट है, और अगर अपोजिट होता है
तो यहाँ पे 5 है, 5 है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 4 है। तो अपोजिट अगर क्रम होता है तो अपोजिट की स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि अगर अपोजिट क्रम होता है तो हमेशा अपोजिट नंबर या अल्फाबेट आएगा। तो यहाँ पे अगर 4 है तो अब की बार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम 4 ना आके 4 का अपोजिट होगा, और 4 का अपोजिट क्या है, 1 है, तो 1 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो सेशन में दूसरा टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, और दूसरे टाइप के बाद हम बात करते हैं अब तीसरे टाइप के प्रोसेस को। तो दोस्तों शुरुआत में जिस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन में आपको एक ओपन डाइस दे रखा है, और ओपन डाइस में ए बी सी डी एफ है, और साइड में त्रिभुज दे रखा है, यानी कि त्रिभुज में प्लस माइनस गुणा भाग दे रखा है। आपको इस ओपन डाइस को मोड़कर एक पासा बनाना है, और वो पासा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा इस बात को समझना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से इस बात को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ओपन डाइस में हम अपोजिट देखते हैं कि अपोजिट क्या हो पाएगा। तो ए का अपोजिट सी होगा, सबसे पहले ए का अपोजिट सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। उसके बाद बी का जो अपोजिट होगा, बी का जो अपोजिट होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाएगा, अगर इस बी को, अगर इन चारों पृष्ठों को ए एफ सी और डी चारों पृष्ठों को खड़ा कर देता है तो ये चार पृष्ठ का एक बॉक्स बन जाता है, और उसके बाद नीचे वाले तल पे बी होगा। तो जब इन त्रिभुज वाले पृष्ठों को या त्रिभुज वाले सेट को जब हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पे एक पृष्ठ बनेगा जो बी का अपोजिट होगा। तो देखिए बी के अपोजिट वाला जो पृष्ठ होगा वो इस प्लस माइनस गुणा भाग वाले चारों त्रिभुजों से मिलकर होगा। तो जब आप समझ पा रहे हैं कि एक पृष्ठ जो बनेगा उस टाइप का पृष्ठ बनेगा, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये प्लस वाला जो पृष्ठ होगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। इसके बाद ये सामने, इस प्लस वाले के सामने माइनस वाला होगा, तो ये माइनस वाला पृष्ठ हो गया, और इसके साथ ये गुणा वाला हो गया, भाग वाला हो गया। तो प्लस के सामने माइनस है और गुणा के सामने भाग। चलिए इस टाइप से आप समझ पाएगा। तो दोस्तों हमने ये पता कर लिया कि ए का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट एफ है, और बी का अपोजिट जो होगा वो एक चिन्हों से बना हुआ एक त्रिभुज, चार त्रिभुज वाले चिन्हों से बना हुआ एक पृष्ठ हो पाएगा जो कुछ इस तरह दिख पाएगा। चलिए अब ऑप्शन पे बात करते हैं। देखिए मैं कह सकता हूं कि अगर ए का अपोजिट सी है, देखिए ये इजी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर ए का अपोजिट सी है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ए का अपोजिट अगर सी है तो ए और सी दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ दिख रहे हैं तो गलत हो पाएगा, क्योंकि ए का अपोजिट अगर सी होगा तो ए दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसी प्रकार देखिएगा डी का अपोजिट एफ है, तो आप देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन में डी भी दिख रहा है और एफ भी दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं बी का अपोजिट जो होगा वो चिन्हों वाला पृष्ठ होगा, तो अगर बी दिखेगा तो चिन्हों वाला पृष्ठ नहीं दिख पाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी भी दिख रहा है और चिन्हों वाला पृष्ठ भी दिख रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो बचा क्या, डी ऑप्शन। और अगर डी ऑप्शन अकेला बचा है तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक आसान और सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी का जस्ट अपडेट करते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, उसको आप देखिए। चलिए दोस्तों ध्यान से एक बार समझिएगा। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट तो हमें क्लियर पता है, यानी मैं सबसे पहले कह सकता हूं कि एक का जो अपोजिट है वो क्या होगा, 3 होगा, और 4 का जो अपोजिट है वो 5 होगा, और इसी प्रकार 2 का जो अपोजिट होगा वो इन्हीं चारों त्रिभुजों को मिलाकर एक पृष्ठ बनेगा, और वो पृष्ठ कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, ए के सामने सी होगा तो यहाँ पे ए सी, और इसके बगल में बी होगा, और बी के सामने डी होगा। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखिए हमने ये समझ लिया कि ए का अपोजिट 3 है, तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप सोचते हैं ए का अपोजिट 3 है तो चारों डायग्राम में से किसी भी ऑप्शन में 1-3 का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। ऐसे 4 का अपोजिट 5 है तो 4-5 एक साथ नहीं दिख रहा है। 2 के अपोजिट ये एक त्रिभुज वाला एबीसीडी वाला फलक बनेगा, तो 2 और एबीसीडी वाला फलक साथ साथ नहीं दिख पा रहे हैं। मतलब पिछले क्वेश्चन के नॉलेज के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप चारों में से एक ऑप्शन भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन को मैं कैंसिल करूंगा, किस वजह से, मुझे ये बात पता थी कि जब इन चारों पृष्ठों को हम मोड़ेंगे तो ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट डी आएगा। आप एक बात देख पा रहे हैं, मैं ये बात समझता हूं कि ए और सी बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे ए और सी अपोजिट है, लेकिन इस पहले ऑप्शन में ए के अपोजिट में बी है, इसका मतलब ये एबीसीडी का जो क्रम है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग होगा।
दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो रॉन्ग होगा, बाकी में सही है, बाकी में देखिएगा ए के अपोजिट सी है तो ए सी बी डी ये बाकी में सही है। दोस्तों सेकंड ऑप्शन को मैं रॉन्ग करूंगा, किस वजह से आप एक बात ध्यान से समझेगा। अगर मैं इन 1, 5, 3 और 4 वाले पृष्ठों को खड़ा करूंगा, उसके बाद त्रिभुजों को अगर मोड़ूंगा तो एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स जो बनेगा उस बॉक्स में मैं ये बात समझ सकता हूं कि 4 के अटैच में बी रहेगा, 1 के अटैच में ए रहेगा, 5 के अटैच में डी रहेगा, 3 के अटैच में ही सी रहेगा। तो अगर आप एक बार ध्यान दीजिएगा सेकेंड ऑप्शन पे, अगर 4 के अटैच में बी रहेगा तो यहां पे तो 4 के अटैच में क्या है, ए है। और ऐसे देखिएगा 1 के अटैच में बी हो, 1 के अटैच में ए होना चाहिए। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो भी एक रॉन्ग ऑप्शन हो पाएगा। अब बचे हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। ना इसमें 1, 3 का लॉजिक लग पा रहा है, ना एबीसीडी में अपोजिट वाला लॉजिक लग पा रहा है, ना इसमें अटैच वाला लॉजिक हो पाएगा। जैसे 4 के अटैच में बी है तो बिल्कुल यहां पे आप देख पा रहे हैं 5 के अटैच में डी है तो 5 के अटैच में डी है, 5 में डी है, 1 में ए है, बिल्कुल 1 में ए है, 3 में सी है तो बिल्कुल 3 में सी है। तो देखिए यहां पे जाके जब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाता हूं, इस बात को समझेगा। देखिए अब इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन क्लियर हो पाएगा, इस बात को समझें। देखिए यहां पे ए बी सी डी का जो क्रम है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। ध्यान से इस बात को समझे, यहां पे एबीसीडी का जो क्रम है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। और यहां पे एबीसीडी का जो क्रम है वो क्लॉकवाइज है, और यहां पे एबीसीडी का जो क्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब आप ध्यान से इस बात को समझेगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि अगर पर्सन में यानी क्रम जो होना चाहिए वो विपरीत होना चाहिए। इस क्वेश्चन का लॉजिक है क्रम विपरीत होना चाहिए, यानी इन दोनों ऑप्शन में राइट कौन सा होगा, इस बात को समझने के लिए कुछ लॉजिक हम बनाते हैं। और लॉजिक ये है कि इस क्वेश्चन में क्रम एबीसीडी का जो क्रम है वो पर्सन में जो एबीसीडी का क्रम रहेगा और फिर उसको मोड का जो डाइस बनाएंगे उसमें एबीसीडी का क्रम अपोजिट हो जाता है। दोस्तों ये बहुत स्पेशल बात है। अब इससे के लिए मैंने आपको जो बताया कि प्रैक्टिकली नॉलेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक डाइस का फॉर्मेट कागज के रूप में काट सकते हैं, उसके बाद मोड़ के देखिएगा। मैंने देखा इस बात को, बहुत सरप्राइजिंग चीज आपको महसूस हो पाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर पर्सन में एबीसीडी का क्रम जो भी होगा, उत्तर में एबीसीडी का क्रम उससे अपोजिट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एबीसीडी का जो क्रम है वो क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में एबीसीडी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन में एबीसीडी का क्रम जो है वो क्लॉकवाइज है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन पाएगा। तो देखिए यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्पेशल और अलग टाइप के क्वेश्चन हम इस डाइस के वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इन चीजों को आप बिल्कुल सेटिस्फिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कागज के रूप में आप डाइस का फॉर्मेट काटेगा और उसके बाद फोल्ड करके देखिएगा ये वाला शेप नहीं बनने वाला है। एबीसीडी का जो क्रम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ना कि क्लॉकवाइज बनेगा। तो लॉजिक याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्रम एबीसीडी का जो रहेगा वो अगर क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में वो क्लिक करना है जिसमें एबीसीडी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम पोर्शन पे क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन के नॉलेज के हिसाब से काफी हद तक इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। हम ओपन डाइस दे रखे हैं, अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टार का अपोजिट सर्किल होगा, यानी स्टार का जो अपोजिट होगा वो सर्किल होगा, ट्रायंगल का जो अपोजिट होगा वो वर्ग होगा, और हैच का जो अपोजिट होगा वो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी ये जो चारों आकृति आपको दिख रही है इनको मोड़ कर आकृति बनेगी। लेकिन अब की बार ये चारों ट्रायंगल नहीं है, तो जो हैच के जो अपोजिट फलक होगा उस अपोजिट फलक में जब हम देखिए मोड़ेंगे, जैसे ए को अगर मैं मोड़ूंगा तो आपको पता है ए अगर फोल्ड होगा तो ये इस वाले स्पेस को कवर करेगा। अब ए के अपोजिट में सी है, लेकिन ए अगर राइट साइड में है तो सी लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये लेफ्ट को क्लिक करेगा। तो कुल मिला के यहां पे ए होगा और यहां पे सी होगा, ऐसे यहां पे बी आ जाएगा और यहां पे डी रहेगा। तो अब की बार जो एच के अपोजिट फलक बनेगा वो 4 ट्रायंगल के रूप में ना बन के 4 स्क्वायर, 4 वर्गों से बनी एक फलक बनेगी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं अपन। यहाँ स्टार का अपोजिट सर्किल है तो स्टार सर्किल से कोई ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, और इसी के साथ साथ त्रिभुज का अपोजिट वर्ग है, त्रिभुज और वर्ग से क्लियर नहीं हो पाएगा।
लेकिन जब मैं ऑप्शन को अगर देखता हूं, चलो इस बात के आधार पर ऑप्शन को देखता हूं, तो ऑप्शन की झलक देखते ही मैं कह सकता हूं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे ये जो शेप बन रहा है ना, एक फलक का जो शेप बन रहा है वो ट्राइंगल से बन रहा है, ये भी ट्राइंगल से बन रहा है, क्योंकि ट्राइंगल का न बन के एक स्क्वायर का शेप बनेगा, मतलब सी या डी में से कोई एक आंसर बन पाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे डी ऑप्शन में एक छोटी सी वीकनेस दिख रही है कि अगर हैज का अपोजिट एबीसीडी वाला फलक रहेगा तो यहाँ तो हैज भी दिख रहा है और एबीसीडी दिख रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं रहेगा और ऑप्शन आपका सी ही राइट रहेगा। तो ये पिछले से थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसमें भी ऐसा ना होता तो फिर हम क्रम देखते हैं, यानी यहाँ पे एबीसीडी का क्रम क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन में एबीसीडी का क्रम क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उस टाइप के ऑप्शन के प्रोसेस जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एबीसीडी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन, एक छोटा सा और आपके सामने पेशकश सामने रखी है। यदि सम्मुख सतहों के विपरीत सम संख्याओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी? क्वेश्चन में आपको डाइस दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि सम्मुख सतह के विपरीत, ध्यान से देखिएगा, सम संख्याओं का अंतर क्या है, 6 है तो कौन सा डाइस हो पाएगा? तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डाइस में दो टाइप के डाइस होते हैं, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बने नहीं है। एक होता है सम डाइस, सम पासा, एक होता है सम पासा जिसको आप इवन डाइस कह सकते हैं, और एक होता है विषम पासा जिसको आप ओड डाइस कह सकते हैं, और एक होता है नॉर्मल पासा जिसको अपन कहते हैं डाइस। देखिए दोस्तों, डाइस जो होता है उसके अपोजिट या उसके फलकों पे 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा होता है, लेकिन जो सम डाइस होता है, सम डाइस के फलकों पे 2 4 6 8 10 और 12 लिखा होता है, और जो विषम डाइस होता है उस विषम डाइस के फलकों पे 1 3 5 7 9 11 लिखा होता है। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके सम्मुख विपरीत फलकों पे जो सम संख्या लिखी है उनका अंतर 6 होना चाहिए। तो एक तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विपरीत फलकों पे सम संख्या लिखी है, तो सम संख्या के हिसाब से ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 और 11 दिख पा रहा है, तो बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए आपने बोला कि अंतर 6 होना चाहिए। देखो अंतर 6 होने की स्थिति में दो ही डाइस बन सकते हैं, या तो सम होगा या विषम होगा। अगर वो सम डाइस होगा तो सम डाइस में अगर विपरीत फलकों का अंतर 6 होना चाहिए तो इसका मतलब 2 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 8 होगा, इसी प्रकार 4 का अपोजिट 10 होगा, और साथ साथ देखिएगा 6 का अपोजिट 12 होगा। दोस्तों अगर एक सम डाइस है और उसके विपरीत नंबरों का अंतर अगर 6 होना चाहिए तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 2 के अपोजिट में 8 होगा, 4 के अपोजिट में 10 होगा और 6 के अपोजिट में 12 होगा। इसी के साथ साथ देखिएगा अगर यहाँ पे सम के बजाय विषम होता, तो अगर एक विषम डाइस होता और उसके अपोजिट फलकों के अंतर का मान अगर 6 होता तो भी पॉसिबल है। तो इस स्थिति में 1 के अपोजिट 7 होता, 3 के अपोजिट में 9 होता और 5 के अपोजिट में 11 होता। ओके, अब इस क्वेश्चन में सम डाइस की बात कर रहा है कि अगर विपरीत सम संख्याओं का अंतर 6 होना चाहिए, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सम डाइस है और बी का अपोजिट अगर 2 का अपोजिट 8 है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 का अपोजिट 8 होना चाहिए, लेकिन 2 और 8 अपोजिट नहीं है, इसका मतलब इस डाइस में आमने सामने के नंबर्स का अंतर जो होगा वो 6 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 8 के अपोजिट 2 है तो 8 के सामने 2 हो जाएगा, 10 के अपोजिट 4 है तो 10 के नीचे वाले फलक पे 4 हो जाएगा, 12 के अपोजिट 6 है तो 12 के जस्ट सामने 6 हो जाएगा। तो बेसिकली डाइस जो है वो दो टाइप के डाइस हो सकते हैं, सम डाइस या फिर विषम डाइस। सम डाइस में 2 4 6 8 10 12 और विषम डाइस में 1 3 5 7 9 11, और नॉर्मल जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 वाले नॉर्मल डाइस में सम्मुख पृष्ठों के नंबर्स का अंतर कभी भी 6 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए आज के वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन का हमने कलेक्शंस रखा है और उन कलेक्शन के आधार पे हमने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आज के क्वेश्चन देख के आप बहुत स्पेशल महसूस कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि वाकई में इन वीडियो के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आने वाली एसएससी की कोई भी एग्जाम्स अगर मैं देता हूं तो उसमें रीजनिंग में 100% नंबर में ले पाऊंगा।
चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। साथ साथ आप बाकी सभी स्टूडेंटों को ध्यान मतलब बताएगा। इसी के साथ साथ देखिएगा, रेगुलरिटी बहुत स्टूडेंटों में नहीं है, काफी स्टूडेंटों में रेगुलरिटी की कमी है, तो प्लीज आप रेगुलरिटी रखें और आप कंटिन्यू सारी सीटों को सोल्व करते जाए जो भी प्रोसेस होता है, क्योंकि शुरुआत में आप एंजॉय बहुत अच्छा एंजॉय या रेस्पॉन्स दे पा रहे थे, यानी कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड होता था तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता था। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो केवल मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके बस उसको रख दिया, उसका यूज नहीं कर पा रहे। तो प्लीज हमेशा रोज उसको देखें और समझे उस आधार पर। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।